किसी का देखो ये जिंदा है। अकाउंटेंसी हार्ड है? बिल्कुल है, पर करनी कैसे है मैं बताऊंगा। मेरी क्लास में अकाउंटेंसी आसान ना लगे तो कहना। इसी के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम यादव और आज हम अकाउंटेंसी की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। माय डियर, मैं वैसे तो ये चैनल पहले ही हमारा चल रहा था, 1 साल से हम इनएक्टिव थे, वीडियोस नहीं बना पाए, वो मेरा थोड़ा पर्सनल रीज़न था। लेकिन अब हम दोबारा से अपडेटेड वर्जन के साथ आए हैं और इस बार हम अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। हम फर्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के साथ। तो बेटा सिलेबस ये रहा हमारा अकाउंटेंसी का। बेटा 2024-25 का जो सैम्पल पेपर हमारे आ चुके हैं उसके बेस पर ये हमारा सारा का सारा बना है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम आता है वो सैम्पल पेपर के ऊपर बेस्ड आता है। पिछले साल तक पेपर हमारा सेम था, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, कोई ऐसा खास दिक्कत भी नहीं आई। लेकिन इस बार काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं और अपडेटेड है, काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ है। तो इसलिए इस बार हम पूरी तरीके से नए सिरे से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखें जरा, तो हमारे पास जो अकाउंटेंसी के टोटल 3 बुक हैं जो कि आपको पता भी होगी। फेमस ऑथर TS ग्रेवाल आप लोग चलाते हैं, DK गोयल की भी आप बुक ले सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आप कोई सी बुक करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ओसवाल के सैम्पल पेपर करें या किसी भी प्रकार की बुक करें, मैं यहाँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद आप चाहे इंटरनेट से उठाओ, चाहे आप ओसवाल की बुक, चाहे आप टुगेदर विद की बुक करो। लेकिन टुगेदर विद की जो बुक है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा अगर ओसवाल की, तो ओसवाल के आपके क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं और काफ़ी क्रिस्पी फॉर्म में चीज़ें हैं और वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो बेटा हमारे जो तीनों बुक हैं, इस तीनों बुक में पहली, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बुक हैं, पहली बुक आपकी 36 मार्क्स की है, दूसरी बुक 24 मार्क्स की और तीसरी बुक आपकी 20 मार्क्स की है। बेटा ये किस तरीके से, थोड़ा सा बता दूं आपको। आपका जो अकाउंटेंसी का जो एग्जाम है वैसे तो 100 मार्क्स का है, लेकिन इसमें ना बाइफर्केशन है। 80 मार्क्स का तो आपका एग्जाम होने वाला है जिसका सेंटर जाएगा, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। मैं बता दूं आपको प्रैक्टिकल में क्या है। पहले इसमें रिटन एग्जाम भी हुआ करता था 12 मार्क्स का, 4 नंबर में वाइवा और फाइल हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल से ये हटा दिया गया है। अब 12 और 8 में डिवाइडेड है। 12 मार्क्स की आपकी फाइल रहने वाली है और 8 मार्क्स का आपका वाइवा रहने वाला है। अब वाइवा में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा? वाइवा में क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, CBSE ही उन्हें भेजता है, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। तो मुझे इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि जनरल सेंस में टीचर्स कहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम उसी हिसाब से बताएंगे आपको कि वाइवा में मैक्सिमम कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन से बुक से, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठते हैं, इसके बारे में भी आपकी तैयारी करा दी जाएगी। उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही। तो 12 नंबर की फाइल जो है आपको, वैसे तो आपके टीचर बताएंगे, CBSE ने 4 पॉइंट्स दिए हैं, मैं लाइन टू लाइन उनको बता दूंगा। आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक पे फाइल तैयार करनी है, और जिस टॉपिक पे आपको फाइल तैयार करनी है आप बनाइएगा। आप मुझे कमेंट करिएगा या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर नंबर दे दिया जाएगा व्हाट्सएप का, आप वहां मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्रॉपर फाइल भेज दूंगा। आपको फाइल एज इट इज उतारनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइल में जाना दिमाग खराब नहीं करना, मेरे स्टूडेंट्स को तो नहीं करना। थैंक्स, लव यू। चलिए, तो फाइल के लिए भी टेंशन नहीं लेनी, वाइवा के लिए भी टेंशन नहीं लेनी। बची 80 मार्क्स की बात। तो मैंने कहा आपसे 3 बुक्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट बुक है 36 मार्क्स की, सेकंड बुक है 24 मार्क्स की और थर्ड बुक है 20 मार्क्स की। बेटा क्या क्या नाम है इनके? फर्स्ट बुक आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स के नाम से है और जो हमारे एक एक्ट के तहत आता है, एक्ट का नाम क्या है? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 36 मार्क्स का है, पहले बता चुका हूं। दूसरी बात, कंपनी अकाउंट्स भी आपके एक एक्ट के तहत आता है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पहले एक दूसरा कानून हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956। जब हम कंपनीज पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। ये 24 मार्क्स की आपकी आती है और लास्ट में आती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी एक कानून के तहत आती है। वो कानून यही वाला है, कंपनीज एक्ट 2013। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये भी बहुत आराम से हो जाएगा, 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं आपको फिर पार्टनरशिप, कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इन डिटेल बताता हूं। चलिए, तो हमारी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप जैसे कि मैंने आपको बताया 36 मार्क्स की है। 36 मार्क्स की इस पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास ये चैप्टर्स पढ़ने के लिए हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर,
रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इनका मतलब क्या है, शॉर्ट में बताता हूं। फंडामेंटल में तो बिल्कुल बेसिक है, किस तरीके से पार्टनरशिप बनती है, फंडामेंटल में बिल्कुल बेसिक है। हमें पार्टनरशिप बनानी कैसे, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, बाकी सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत कर लेंगे। गुडविल, आपके बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, मार्केट में गुडविल कैसी है, इसके हमारे पास 5 मेथड है, इनको भी आराम से कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब ना तो कोई नया पार्टनर आया ना पुराना पार्टनर गया, फिर भी रेशो में कुछ बदलाव आ गए, मतलब साल के बीच में या अगले साल जब भी हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी में है उस टाइम पर किसी पार्टनर ने पैसे लगा दिए, किसी पार्टनर पैसे विड्रॉ कर लिए, उसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव होता है। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक बता रहा हूं। इसके बाद हमारे पास आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नाम से जैसे पता चल रहा है एडमिशन का मतलब क्या होता है, जब एक नए पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करते हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं और कौन कौन से इसके अंदर अकाउंट तैयार होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब मौजूदा पार्टनर अगर आपकी फर्म को छोड़ के जाता है, फर्म मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हो, अगर मौजूदा पार्टनर आपकी फर्म को छोड़ के जाता है उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरी डेथ, मतलब जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, एक में फर्म छोड़ के जा रहा है, एक में दुनिया छोड़ के जा रहा है, तरीका तो वही है। एक बार बताओ आप कि रिटायरमेंट तो आपका साल भर चलता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पार्टनर कहता है आपसे कि नहीं हम फर्म को छोड़ के जाना चाहते हैं, आप उसे मना सकते हो कि यार ठीक है यार मान जा, क्यों परेशान कर रहा है, अगर तू साल के बीच में जाएगा तो सारे खाते दोबारा बनाने पड़ेंगे, दुनिया भर का खर्चा होगा, तो वो एक बार को पार्टनर मान जाता है। लेकिन डेथ की बात है, उसमें ये तो नहीं कह सकते कोई बंदा अर्थी पे लेटा हुआ है उससे कह दें भाई उठ जा, उस केस में आप लोगों को जिस दिन डेथ हुई है उस दिन का खाता बनाना पड़ेगा, यही इसमें डिफरेंस है। रिटायरमेंट और डेथ में यही डिफरेंस है। हालांकि 1-2 सेक्शन पढ़ने इसके अंदर, सेक्शन 37 आता है, एक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस कम्स टू एन एंड, शटर डाउन, बिजनेस जब आपका पूरी तरीके से बंद हो जाता है उसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। एक बात और आपको बता दूं, फंडामेंटल का और डिसोल्यूशन का इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने फंडामेंटल पढ़ लिया और ये सब नहीं पढ़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह दूं आपसे, आपने ये सब नहीं पढ़े और डिसोल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर जो अकाउंट बनेंगे उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो थोड़ी सी लाइन से देखना। क्यों, अगर आपने इसमें कोई सी वीडियो मिस कर दी ना, या कोई सा भी चैप्टर मिस कर दिया, अगर आप पहली बार सिलेबस कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पहली बार सिलेबस कर रहे हो तो माय डियर ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों को लाइन से देखना, तभी जाके क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ध्यान रखना, बाद में फिर मुझसे ये मत कहना जी ये तो ऊपर से कैसे जा रहा है। बेटा मैंने कहा अकाउंटेंसी इजी बनाऊंगा, लेकिन अकाउंटेंसी इजी बनाने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं, उनको मानना पड़ेगा। मेरे साथ कंटिन्यू करना, काम बड़े आसान से होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, मैं कंपनी की बात करता हूँ। देखिए कंपनी अकाउंट्स की बात करूँ तो कंपनी अकाउंट्स जैसे कि मैं पहले बताया आपको 24 मार्क्स का आने वाला है आपका। तो इसके अंदर क्या है बेटा, आपका कंपनी अकाउंट्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो शेयर्स और दूसरा कौन सा, डिबेंचर्स। शेयर्स क्या है बेटा, वही शेयर्स जो आप लोग देखते हो, शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, शेयर मार्केट के बारे में भी पढ़ेंगे इसके अंदर। शेयर मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज मैं दूंगा, यहाँ कोई शेयर्स खरीदने या बेचने नहीं सिखाऊंगा, यहाँ एक नॉर्मल सी बात करेंगे, पहले थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में और उसके बाद हमारे सिलेबस के बारे में, जो हमारा सिलेबस है टॉपिक्स रिलेटेड उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो शेयर्स में आपकी बात करूँ तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही पढ़ने है, इस बार 21 मार्क्स के आसपास का देखने के लिए मिल रहा है ये। 21 मार्क्स में मैं आपको बताऊं कि कुछ ऑप्शंस में भी है, क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, जो सैंपल में मैंने भी देखा है, आप भी अगर डाउनलोड करें तो आप भी देखिएगा, सीबीएसई की साइट से मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि उसके अंदर शेयर का क्वेश्चन आया हुआ 6 नंबर में, और उसमें ऑप्शन में डिबेंचर का भी आया हुआ है। तो वैसे तो कायदे में 12 नंबर का उठ गया यहाँ से कंपनी से, लेकिन आपके एग्जाम में काउंट केवल 6 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपका 21 नंबर का आपका शेयर्स के आसपास का देखने के लिए मिला है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इसमें। मैंने आपसे कहा थ्योरी यहाँ पे। अब एक बात और बच्चों दिमाग में आती है कि भाई साहब एक बात बताओ, जब शेयर्स आपका 21 नंबर के आसपास का आ रहा है और डिबेंचर का क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, तो हम शेयर्स ही जो पढ़ लें, डिबेंचर क्यों पढ़ें? तो मैं आपको बता दूं बेटा, पिछले से पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था शेयर्स का, वो शेयर का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। जो बच्चे शेयर्स की ही तैयारी करके गए थे उनके साथ गड़बड़ी हो गई। क्यों? उन्होंने क्या सोचा था कि हम तो शेयर्स पढ़ के जाएंगे, डिबेंचर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और एग्जाम में इसी को परफॉर्म कर देंगे। बेटा डिबेंचर का क्वेश्चन ना हलवा आया था, कुछ नहीं था उसके अंदर, बच्चों ने चुटकियों में खत्म कर दिया उसको। लेकिन वही वाली बात है ना, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, जिन्होंने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, वो सॉल्व ही नहीं कर पाए, उनका शेयर्स का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा शेयर्स भी पढ़ो, डिबेंचर्स भी पढ़ो, और एग्जाम में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो,
मैं आपको बता दूं एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो पहले पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़े। आप पहले शेयर का क्वेश्चन पढ़ लो, फिर डिबेंचर क्वेश्चन पढ़ लो, जो आपको आसान लगे आप उसको ट्राई करो, जल्दी भी होगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो शेयर्स में अगर मैं बात करूं आपसे तो एक तो थ्योरी है, दूसरा क्या इश्यू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर और री इशू। बेटा क्या है ये? थ्योरी में तो मैंने आपको बताया इसके अंदर किस तरीके की कंपनी बनती है, क्या इसके बेसिक टर्म्स है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहाँ कहाँ है, किस टाइप से, हम लोग इन डिटेल बात कर लेंगे। इशू ऑफ शेयर्स, हम शेयर्स को जब मार्केट में बेचते हैं तो किस किस तरीके से बेचते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, क्या क्या परिस्थितियां हैं उसकी। कंसिडरेशन अदर देन कैश, बेटा ये देन है, गलती से दैम लिख दिया मैंने। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश नहीं मिला बल्कि हमने शेयर दिए, बल्कि हमें कैश के या कुछ और चीज मिल गई। क्या है वो, उनके बारे में बात करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर्स तो बेचने चाहे 10,000 पर खरीदने वाले आगे 15,000, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा चैप्टर हमारा पूरा है, इन डिटेल करेंगे। फॉरफीचर का मतलब जो शेयर होल्डर्स, जिन बंदों ने पेमेंट नहीं किया, नॉन पेमेंट, डिफॉल्टर्स, उनके शेयर्स को हम जब्त कर लेते हैं, उनको हम अपने पास रोक लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरफीचर। और रीइशू का मतलब होता है जो शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं उनको हम दोबारा से मार्केट में बेचते हैं, दोबारा से उसको क्या करते हैं हम लोग, री इशू करते हैं। ये चीज इसके अंदर है। डिबेंचर्स की बात करूं तो बिल्कुल वही, डिबेंचर्स थ्योरी का पार्ट है। बेटा शेयर्स का भैया ही है डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स, कितने कितने टाइप के डिबेंचर्स हैं। इसके बाद सेम जो लिखा हुआ है, सेम का मतलब ये है कि बेटा ये जो ना इश्यू ऑफ शेयर्स से लेकर ओवर सब्सक्रिप्शन तक ये सारा का सारा डिक्टो यहाँ कॉपीड है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो यस गॉड, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। जैसा कि मैंने बताया शेयर्स का भैया है, तो टॉपिक्स तो इसके कई सारे कॉमन होंगे, बस ऐसे कई टॉपिक्स हैं इसमें शेयर्स की जगह डिबेंचर्स है, बस नाम का बदलाव है, बाकी डिक्टो सेम है। तो हमें वही चीज यहां पर देखनी है, इसलिए मैंने सेम नाम यहां डाल दिया। इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन रिडम्पशन बेसिस, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट करना। आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है, पेमेंट करना, पेमेंट लेना, ये सब क्या चीजें? बेटा आपके 80 नंबर का पेपर टाइम लेगा, हम अच्छे से करेंगे और जब पूरा सिलेबस हो जाए तब कहना कि समझ में आया या नहीं आया। ध्यान रखिएगा इस बात का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और राइटिंग ऑफ लॉसेस, जो भी लॉस उसको किस तरीके से हम राइट ऑफ करते हैं, क्या क्या हमारे पास कंपनीज एक्ट ने पावर्स दी हुई हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम तीसरी बुक की तरफ आते हैं। चलिए, तो आखिरी हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या कहूँ, आखिरी बुक है आपकी कौन सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेटा जैसे आपको बताया मैंने 20 मार्क्स की है ये, मैं आपको बता दूं 20 मार्क्स इसको मानना मत। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी शामिल है। बेटा ये जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है ना, इसके अंदर आपके फॉर्मूले हैं, 14 से 15 फॉर्मूले के आसपास है, प्रॉपर दिखाऊंगा आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ। जो आपका इसके अंदर फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज से ही एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाली स्थिति इन्हीं रेशियो एनालिसिस में से है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 20 मार्क्स देखने के लिए हैं, आपके 20 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल्स के हैं वो भी इसी के अंदर कवर होते हैं। तो एक तरीके 40 नंबर की बुक आपकी है, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइटर कुछ नहीं बल्कि 11th क्लास में अपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे ना, वही फाइनल अकाउंट्स यहाँ पर अपडेटेड वर्जन के साथ है, मतलब यूं कह दूं आपको नए फॉर्मेट के साथ। पुराना फॉर्मेट पढ़ा था वहां पे टी फॉर्मेट, यहाँ पर वहां था आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, यहाँ है आपका वर्टिकल फॉर्मेट। कैसे होगा आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4 नंबर के आसपास का पेपर में ये मिलेगा। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, बेटा नंबर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये 4 का, ये 3 का, ये 5 का, ये 8 का, ऐसे रहते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्लियर हो जाएगा उस टाइम पर। उस टाइम केवल नंबर के बारे में पता चलेगा, कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है। फिलहाल तो आपको सारा ही पढ़ना है, रिवीजन के टाइम पर उन चैप्टर्स को पहले उठाना जो ज्यादा मार्क्स के आने वाले, इसीलिए वो वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि जो आपको रिवीजन कर रहे हो उस वक्त आप सबसे पहले कौन से चैप्टर्स पहले कवर करोगे, जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आएंगे उन्हें पहले कवर करना है। देखें, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, बहुत आसान चैप्टर, 2 दिन में खत्म कर दूंगा इसको। रेशियो एनालिसिस में बस फॉर्मूले हैं। आखिरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका बहुत मजेदार चैप्टर, 3 एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, इसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे। मेरे ख्याल से फिलहाल ये बात आपकी क्लियर हो गई। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब क्या कर रहे हो, चलो भागो यहां से, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।